अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये ज़रा बता दें कमेंट में कि मेरी वॉइस और स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है और वॉइस क्लियर है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं फिर, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 5 मिनट हो चुके हैं तकरीबन ऊपर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट लेक्चर जो हमारा था थ्योरी का, कंप्यूटर एडेड बिल्डिंग मॉडलिंग और डिज़ाइन का, ठीक है। तो वो बेसिकली जो था हमारा ओवरव्यू था पूरे कोर्स का जो हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो उसमें हमने डिफरेंट चैप्टर्स को डिस्कस किया कि हमारे फर्स्ट वीक से लेके लास्ट वीक तक क्या क्या प्लान्स होंगे, ठीक है ना। तो उसी को फॉलो करते हुए आज हमारा सेकंड वीक है और हम पहले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था उसको हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आ जाते हैं सबसे पहले आज के मेन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, कि आज के हम क्लास में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम चैप्टर 1 में हमने जो आउटलाइंस में देखा था, पहला टॉपिक था फंडामेंटल्स ऑफ कैड, ठीक है। तो हम फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, मींस इसकी फाउंडेशंस या बुनियाद क्या, ठीक है। देन इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन आएगा कैड के बारे में, हम जानेंगे कि आया कैड है क्या चीज़, ठीक है। कैड के अंदर कौन कौन सी खसूसियात हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा आज का। देन उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक होगा डिज़ाइन प्रोसेस का, ठीक है। कैड को यूज़ करते हुए हम कोई भी चीज़ आया डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस या जर्नली हम कोई भी डिज़ाइन करते हैं किसी भी फील्ड में, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, ठीक हो गया। ये हमारा होगा थर्ड टॉपिक। एंड उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर फॉर डिज़ाइन। अच्छा, कंप्यूटर्स को जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, डिज़ाइन के अंदर, तो वो हमें कौन कौन से एरिया में हमें हेल्प देते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ों में हमारी हेल्प कर सकते हैं, ये जो हम इससे पहले डिज़ाइन प्रोसेस पढ़ेंगे। डिज़ाइन प्रोसेस जब हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम अगर उसमें कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो वो हमें कहाँ कहाँ पे इसका बेनिफिट देगा, ठीक है। तो ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट होगा। तो बेसिकली ये आज के लेक्चर का ओवरव्यू था। तो स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ कैड। अच्छा, जो चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए, अपने पास एक पेपर पेन रख लें, ठीक है। लेक्चर के दौरान कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है वो उसके ऊपर लिख लें, ठीक है। तो उसको इंशाल्लाह फिर हम एट द एंड क्वेश्चंस की सूरत में लेंगे, ठीक हो। क्योंकि अगर आप साथ साथ टाइप करेंगे क्वेश्चन तो फिर आप लोगों से हो सकता है नेक्स्ट पॉइंट मिस हो जाए। तो इस वजह से ये स्ट्रैटेजी कर लें आप लोग। एंड इस सेशन को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं आप लोगों के जो है सेशन के दौरान क्वेश्चंस नहीं ले रहा, ठीक है। तो साथ पेपर के ऊपर लिख ले, उस पर एक जल्दी से आप लिख लिया करें, तो एट द एंड वो आपको भूलेगा भी नहीं और आपके माइंड में भी वो पॉइंट रहेगा कि ये मैंने पूछना है, ठीक हो गया। तो अच्छा, स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स। बेसिकली इसकी बुनियाद क्या है कैड की, इसकी फाउंडेशंस क्या हैं, बेसिस क्या हैं, ठीक है। कि इसकी क्या वजह थी कि ये जो है हमें मजबूर इसने कर दिया है कि हम इसको यूज़ करें, ठीक। तो बेसिकली पहला पॉइंट ये है, आप स्लाइड्स पे देख भी सकते हो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड हमारा ये एक डाइवर्जन जिसको आप कह सकते हैं, जिसको हम मॉडर्न दौर भी आजकल का कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये किस वजह से, बेसिकली एक टेक्नोलॉजी जब हमारे पास एडवांस हुई, हर एक चीज़ जो थी हमारे पास मैनुअल से कंप्यूटर के ऊपर जो है वो चेंज होना शुरू हो गई है। पहले जो हमारे पास टास्क होते थे या काम होते थे मैनुअली हम करते थे, वो अब हमारा जो है टेक्नोलॉजी उसकी जगह ले रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आप जो है अगर सिविल की फील्ड में देखें तो पहले जो थी वो पेजों के ऊपर ड्राइंग्स बनाई जाती थी, मैनुअली एनालिसिस किए जाते थे, मींस पेपर्स के ऊपर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, ठीक। तो अब उसकी जगह जो है वो कंप्यूटर सिस्टम्स ने ले लिए। हम कंप्यूटर के अंदर जो है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, तो ये टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो उस वजह से हमारे पास चेंजेस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट फील्ड देखें, जिस तरह आप बिज़नेस की साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे भी आपके पास थ्रू सॉफ्टवेयर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, डिफरेंट टास्क, आप प्रेजेंटेशंस
जिस तरह हम ये अब मैं आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी तो मैं एक टेक्नोलॉजी को, एक कंप्यूटर को यूज़ करते हुए दे रहा हूँ। एजुकेशन की फील्ड है, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट की फील्ड में भी आप देख सकते हैं आजकल जो है ई गवर्नमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं, या सिविल की साइट पे आप देखें तो ई टेंडरिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन टेंडर्स जो है वो प्रोसेसेस वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये उसकी बुनियाद है, ठीक है, जो हमें इन्फोर्स कर रही है कि हम इस सिस्टम को आगे जो है वो डिज़ाइनिंग की फील्ड में भी यूज़ करें। इसी तरह मिलिट्री में चले जाएँ तो मिलिट्री में आपकी जितनी एमिनेशंस वगैरह बनती हैं या जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उसमें सब आपके सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइनिंग, जिस तरह मैंने इंजीनियरिंग में बात की, ठीक है। एंड रिसर्च, तो रिसर्च में आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी एक बुनियादी किरदार अदा कर रही है, ठीक। तो टेक्नोलॉजी के बगैर रिसर्च उस कैलिबर की पॉसिबल नहीं है आजकल, क्योंकि आप जो है वो डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हो या डिफरेंट एनालिसिस करते हो, डिफरेंट इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो वो आप कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए करते हो, या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हो। इवनली आपने अपने लैब्स में देखा होगा यूनिवर्सिटी में, जितने जो लेट से मटेरियल टेस्टिंग की जो लैब आप लोगों ने अगर देखी हो, ठीक है, जो कि अकाउंट्स की बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे है, ठीक है, तो वहाँ पे आप चले जाएँ तो जितने मटेरियल टेस्टिंग की इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ कंप्यूटर्स अटैच हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जब आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी तो आप प्रैक्टिकली भी लैब्स में देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वो कंप्यूटर जो है बेसिकली मटेरियल के एनालिसिस और रिसर्च हमें बताता है। अच्छा, इसी एक तो ये मुख्तलिफ़ फील्ड्स में कंप्यूटर का जो है बुनियादी, ठीक है, यूजेस थे वो हमने डिस्कस किए। देन उसके बाद यही चीज़ें जो है बेसिकली हमारे पास तकरीबन पिछले कुछ सालों से जो है ये स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है, और इन्होंने ख़ुद ही अपनी इम्पोर्टेंस का हमें अंदाज़ा लगा दिया है कि आया जो हमारे पास आने वाला टाइम है, ठीक है, वो कंप्यूटर्स के बग़ैर या इनके यूज़ेस के बग़ैर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज़ेस के बग़ैर वो पॉसिबल नहीं है आगे बढ़ना, ठीक है। आया वो डिज़ाइन की फील्ड हो, मैन्युफैक्चरिंग की हो, मीन्स एक हमारे पास एक पावरफुल टूल बन गया है, ठीक है, एक पावरफुल स्ट्रैटेजी हमारे पास आ गई है, ठीक हो गया। तो इस चैप्टर में जो है इन टॉपिक्स में हम जो है डिज़ाइन आगे अब डिज़ाइन प्रोसेसेस और डिज़ाइन किस तरह करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की जो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशंस हैं या एप्लीकेशंस हैं इस डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो ये जो था बेसिकली फंडामेंटल्स के बारे में था, ठीक है, कि कौन सी ऐसी बेसिस थी जिसने हमें इन्फोर्स किया कि हम जो है इन सिस्टम्स को फॉलो करें, ठीक हो गया। एक तो प्रीवियस ट्रेंड था और एक मॉडर्न ट्रेंड आ गया, ठीक हो गया। देन अब इसके बाद इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये जो कैड सिस्टम है, अब हम इसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये बेसिकली है क्या चीज़। कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैड के अंदर आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आ सकते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम जिसको हम यूज़ करते हुए डिज़ाइंस कर सकते हैं। बेसिकली कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर जिसको यूज़ करते हुए आप डिज़ाइनिंग करते हैं वो कैड के अंदर आता है, ठीक है। उसके अंदर आप ऑटो कैड, सिविल 3D, प्राइमावेरा, ई टैब्स, सैप, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली उनको जो प्लेटफॉर्म मिला जाता है या जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो उनके रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम कैड कहते हैं। तो ये आपके पास इसका इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट था कि हम बेसिकली जो है कैड हमारे पास जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ को हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग बेसिस के ऊपर। अगर हम अपनी फील्ड की बात करें, अगर हम देखें तो उसको हम डेवलप कर सकते हैं। डेवलप से मुराद हम उसके डिज़ाइंस बना सकते हैं, ठीक है, हम उसके डिफरेंट फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रूटनी कर सकते हैं कि आया जो है ये डिज़ाइन हमारी नीड्स के मुताबिक है कि नहीं, ठीक है। तो कैड बेसिकली आपके पास जो है ये प्लेटफॉर्म है। अच्छा, उसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है, कैड को हम इन शॉर्ट फॉर्म कैम भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अगर नॉर्मली जो है ये इंडस्ट्रीज़ में इसको हम मैन्युफैक्चरिंग की टर्म्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास जो है वो प्रोडक्ट होती है और वो मैन्युफैक्चर हो रही होती है, ठीक है। इन सिविल फील्ड हम इसको कैड कहते हैं डिज़ाइन, क्योंकि बेसिकली हम एक
एक प्रोडक्ट नहीं दे रहे होते, बल्कि हम एक डिज़ाइन जो है वो बनाकर कंप्यूटर की बुनियाद के ऊपर वो आगे रिकमेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि इस बेसिकली ये किस बुनियाद के ऊपर ये कैड सिस्टम जो है वो काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो सिस्टम है इसे हम कहते हैं इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, ICG, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। अच्छा, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक क्या चीज़ है? अच्छा, बेसिकली हम जो स्क्रीन के ऊपर, लेट से आप ऑटोकैड ओपन करते हो, ठीक है, आप स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट कमांड्स देते हो और उसकी मदद से जो है आपको सामने ज्योमेट्री या ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज़ आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आती है, मीन्स वो रिप्रेजेंट हो रही होती है, या जो भी आप काम कर रहे हो तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होता है, इसके पीछे जो सिस्टम काम करता है, जो आपको ये व्यूज़ बताता है। अच्छा हंजफ, लेट मी चेक, अभी ठीक है, अभी देखें। साउंड इशू आ रहा है? ठीक है हंजफ, ज़रा थोड़ी लोकेशन या अपने सिग्नल्स वगैरह को चेक करो, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनको ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, बात हम कर रहे थे ICG की, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम। अच्छा, जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है, ठीक है, तो आप जो ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हो कमांड्स के ज़रिए, ठीक है, तो वो को इसके पीछे जो हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है, जो हमें ये स्क्रीन के ऊपर दिखा रही होती है, जो हमारे ये कीबोर्ड के ज़रिए जो हम कमांड्स दे रहे हैं, इसको सिस्टम के अंदर ट्रांसलेट करती है और वो ट्रांसलेशन हमें फिर स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक्स की शक्ल में दिखाती है। तो इसको हम कहते हैं इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, ये थोड़ा इसको ज़रा क्लियरली समझ लें, ठीक है। अच्छा, जो भी मैं रिपीट कर देता हूँ, जो भी आप इनपुट्स देते हो कीबोर्ड माउस के ज़रिए या कमांड्स की शेप में, ठीक है, कंप्यूटर को, और कंप्यूटर फिर उनको एनालाइज करता है और उनको फिर समझता है और उसके बाद फिर वो हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये एक टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। लेट्स से आपने कंप्यूटर के ज़रिए लाइन की कमांड दी है या ट्राइंगल रेक्टेंगल की कमांड दी है, ठीक है, कंप्यूटर ने उसको स्टडी किया है और उसने फिर आपको स्क्रीन के ऊपर लाइन एक ड्रा हुई दिखाई है, रेक्टेंगल एक ड्रा हुआ दिखाया है, ठीक है। तो ये जो जिस सिस्टम के ज़रिए उसने हमारी कमांड्स को अंडरस्टैंड किया है और फिर हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाया है, तो इसको हम कहते हैं इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम, ठीक है, जो कि हमारी कमांड्स को ग्राफिक्स में हमें दिखाता है सामने। क्लियर है ये पॉइंट? इज़ दैट क्लियर? टेल मी इन द चैट बॉक्स। गुड। अच्छा, ये जो था इंट्रोडक्शन था, ठीक है, कैड का इंट्रोडक्शन था। बेसिकली कैड है क्या चीज़ और ये काम कैसे, अब इसके ऊपर हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करता है, लेकिन इसकी बुनियाद क्या है हमने वो पढ़ी है, ठीक है, किस सिस्टम के ऊपर ये बेस करता है। अच्छा, इसके बाद अब आते हैं कैड काम कैसे करता है, ठीक है। हम जो ये कैड सिस्टम का इंट्रोडक्शन और इसकी बुनियाद जो पढ़ी है, अब ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है हमारे पास कि बेसिकली जो है ये कैड एक ग्राफिकल डिज़ाइन सिस्टम है, ठीक है। बेसिकली इसकी बुनियाद जो है ये ग्राफिक्स के ऊपर है, क्योंकि हम जो भी कमांड देते हैं या जो भी डेटा देते हैं, जो नॉर्मली इसको हम यूज़र कहते हैं, जो कमांड दे रहा है या जो डेटा एंटर कर रहा है, ठीक है, वो यूज़र होता है, ठीक है। तो वो जब सिस्टम के ज़रिए कोई भी इनपुट्स देता है तो उसके ज़रिए हमें स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ नज़र आती है, बेसिकली इसको हम ग्राफिक डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कैड सिस्टम है इसकी बुनियाद ग्राफिक डिज़ाइंस के ऊपर है कि आप जो भी काम करते हो वो आपको स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक्स की शक्ल में सामने नज़र आता है। अच्छा, ग्राफिक्स से मुराद आप जो सामने पिक्चर देखते हो या सामने जो भी स्क्रीन के ऊपर एक्टिविटी देखते हो वो बेसिकली ग्राफ्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है। तो
पहला काम तो ये है कि ये हमारे पास कमांड्स के ज़रिए जो यूज़र इस सिस्टम को कमांड देता है उसके ऊपर ये काम करता है, ठीक है। फिर दूसरा ये है कि अच्छा, जब हमारे सामने, जब मैंने स्क्रीन की बात की, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर आ रही होती है, ठीक है, इस पिक्चर को हम देखते हैं तो ये तो पिक्सल से बनी होती है नॉर्मली। मैंने आपको कहा था इसमें थोड़ा कंप्यूटर साइंस का टच आएगा, ठीक है। तो ये पिक्सल से बनी होती है। अच्छा, ये पिक्सल्स जो हैं इसके पीछे क्या चीज़ होती है, अक्सर ये आप लोगों ने पुराने जो टीवी थे इनमें देखा था, किसी ने अगर देखो टीवी बाय पार्ट्स में, मींस जो टीवी पार्ट्स में किसी ने देखा हो, या अक्सर रिपेयरिंग, टीवी की रिपेयरिंग शॉप्स पे गए हो तो वहाँ पे देखा हो जो टीवी आपके पास ओपन पड़े होते हैं तो उस स्क्रीन के पीछे एक ट्यूब सी लगी होती है। अगर किसी को कुछ आइडिया हो, देखा हो, तो बेसिकली स्क्रीन के साथ पीछे एक ट्यूब सी कनेक्ट होती है, ठीक है। वो ट्यूब बेसिकली क्या होती है, वो ट्यूब बेसिकली आपके पास, उसको हम CRT कहते हैं, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब उसको हम कहते हैं बेसिकली, ठीक है। वो क्या कर रही होती है, वो जो है एक टाइप ऑफ वैक्यूम होता है, ठीक है। बेसिकली वैक्यूम से मुराद वो जो है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वो जो है स्क्रीन जो हमारे पास फ्रंट होता है, एग्जैक्टली वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो बम्बार कर रहा होता है, ठीक है, बम्बारमेंट उसकी हो रही होती है, जिसकी वजह से वो हमारे पास आगे पिक्चर बनती है, ठीक है। स्क्रीन के पीछे हमारे पास एक ट्यूब बनी होती है, वैक्यूम उसको कहते हैं। तो अब क्वेश्चन ज़हन में ये आता है कि आया वो तो हमारे पास टीवीज़ थे, लेकिन अब हमारे पास स्लिम सिस्टम्स आ रहे हैं लाइक लैपटॉप, इसमें तो पीछे, तो यहाँ पर जो है आपके पास डिफरेंट सिस्टम्स आ गए हैं आजकल, इसको हम LED कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्क वगैरह कहते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वही आपका रेस का है कि आपके सामने जो ग्राफ की पिक्चर बनती है वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से बनती है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अच्छा कंफ्यूज नहीं होने, जो स्क्रीन के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की मदद से जो पिक्चर बनती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे तरतीब में आते हैं कि वो हमें एक, पहले फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की शेप में हमें एक ग्राफ दिखा देते हैं, ग्राफ की पिक्चर, ठीक है, हमें जो है वो लाइन की शक्ल में दिखा देते हैं। तो बेसिकली उसके पीछे एक कमांड काम कर रही होती है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में बताया, जो कि यूज़र दे रहा होता है। अच्छा, यूज़र कमांड देता है, देन वो प्रोसेस होती है, ठीक है, सिस्टम के अंदर, और फिर वो प्रोसेस कैसे होती है, वो जाती है इस कैथोड रे ट्यूब के पास, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब के पास वो कमांड जाती है, फिर वो इसको आइडेंटिफाई करता है कि ये मेरे पास लाइन की कमांड है। तो देन उसके बाद वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो हमें लाइन का ग्राफिक्स जो है वो दिखाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरह काम करता है, ठीक है। इमेजेस को जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर कंस्ट्रक्ट करता है, उसमें हमारे पास डिफरेंट ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स, लाइक हम अगर लाइन की कमांड कीबोर्ड के ज़रिए यूज़र दे रहा है, ठीक है, तो फिर कैट सिस्टम क्या करता है, कैट सिस्टम जो है, लास्ट लाइन में मैंने जिस तरह पढ़ा है, कैट सिस्टम जो है वो इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, इसको इस्तेमाल करते हुए पहले आइडेंटिफाई करता है कि ये मेरे पास लाइन की कमांड है, ठीक है। जब कंप्यूटर को पता चल जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये लाइन की कमांड है, देन उसके बाद ये फिर कैथोड रेज की जो ट्यूब है, ठीक है, फिर उसको ये जो है आगे फॉरवर्ड करता है कि अब आपने जो है लाइन के ग्राफिक्स बना के स्क्रीन पे बताने, ठीक। तो बेसिकली ये तीन सिस्टम्स जो हैं इस तरह कनेक्ट हैं। पहले पार्ट में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, ठीक है। पहले पार्ट में यूज़र जो है वो कमांड देता है, ठीक है। फिर जो है कैट के अंदर, फिर कैट का जो सिस्टम है हमारे पास इंटरेक्टिव, ठीक है, ग्राफिक सिस्टम जो है, फिर वो इस कमांड को जो है वो स्टडी करता है या आइडेंटिफाई करता है कि आया ये कौन सी चीज़ की कमांड है, ठीक है। जब वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं सिस्टम, देन उसके बाद वो फिर फर्दर आगे इसको फॉरवर्ड करता है CRT की तरफ, जो हमारे पास क्या है, कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है, उसकी तरफ फॉरवर्ड करता है कि अब आप इसको यूज़र के लिए स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दो, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? चलिए बताते जाएं साथ साथ। गुड हो गया, ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारे पास कैट सिस्टम जो है वो इस तरह काम करते हैं, ठीक है। उसके 3 स्टेजेस जो हैं वो इस तरह होते हैं। देन उसके बाद अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि अच्छा रीज़न्स क्या हैं, किन वजूहात की बुनियाद पे हम कहते हैं कि हमें लाजमी जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम्स को, या कैड जो है हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो उसको हम क्यों इम्प्लीमेंट करें। आया किसी भी फील्ड में, आया वो लेट से हम सिविल की फील्ड से रिलेटेड हैं तो हम इसको सिविल में क्यों फॉलो करें, हमें बेसिकली क्या इससे फ़वाइद होंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिज़ाइनर। अच्छा, पहला पॉइंट ये है कि अगर हम कैड को यूज़ करेंगे तो जो हमारे पास डिज़ाइनर है या जो यूज़र है, ठीक है, जो इस सिस्टम को यूज़ कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी मींस वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेगा, ठीक है, उसका जो काम है वो स्पीड अप होगा। क्योंकि मैनुअल और आपके पास कंप्यूटर के काम में टाइम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अगर एक काम आप मैनुअली करते हो तो वो आपके पास ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसमें फिर जो आपके पास प्रोडक्टिविटी है ना, जो आपकी ज़्यादा काम जो आगे दे रहे हो रिज़ल्ट है, वो कम आता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सिस्टम्स के। अगर आप कंप्यूटर्स को यूज़ करें तो वहाँ पे आपके पास जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि टाइम आपके पास कम यूटिलाइज होता है, ठीक हो गया। तो ये पहला पॉइंट, ये एक पहला रीज़न थी जिसकी वजह से हम कुछ या नॉर्मली हम ये रिकमेंड करेंगे कि कैड को यूज़ किया जाए, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। अच्छा, सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हम ये यूज़ करेंगे तो हमारे पास डिज़ाइन की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से आप एक मैनुअली डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आ रही हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम अगर कैलकुलेटर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैलकुलेटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं कि डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ या 2 वैल्यूज़ से ज़्यादा है तो हम उसको जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं, हम उसको कैलकुलेशंस में लेते ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास वैल्यू आई है 20.1123 अप टू, मतलब काफ़ी फिगर्स आ जाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं 20.1, जस्ट 1 हम ले लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास, हालांकि बेसिकली जो है हम हमारे माइंड में जो मैनुअली ये होता है कि ये इतना डिफरेंस आपके पास कैलकुलेशंस में नहीं ला सकता, लेकिन अगर आप बड़ी कैलकुलेशंस की तरफ जाओ तो ये स्मॉल डेसिमल पॉइंट्स जो होते हैं, छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं, ऐड अप हो के बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाती हैं आपके पास। तो जो हमारे पास क्वालिटी है वो वहाँ पे एज सच उस स्टैंडर्ड के मुताबिक अचीव नहीं हो सकती अगर वही डिज़ाइन जो है हम कैड को यूज़ करें। तो कैड क्या करेगा कि वो आपकी जो स्मॉल से स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी डेसिमल के बाद, ठीक है, मींस 10⁻20 चले जाएँ, 100 चले जाएँ, ठीक है। या एक दूसरे ज़ुमरे में हम इसकी मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मैनुअल कैलकुलेशंस होती हैं तो उनके कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ लिमिट के बाद आपके पास ऐसी वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट नहीं हो सकती, ठीक है। या आप लेट्स से कैलकुलेटर को ले लो, कैलकुलेटर भी एक डिवाइस है लेकिन उसको हम कंप्यूटर के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है 11 फिगर्स तक, या अगर साइंटिफिक है तो उसमें कुछ इंक्रीज़ हो जाती हैं कैलकुलेशंस में, लेकिन एज सच आपके पास ग्रेटर वैल्यूज़ जो होती हैं उनके कैलकुलेशंस में आपसे फिर डेफिनेटली मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्वालिटी फिर अचीव नहीं हो सकती। तो सेकंड रीज़न हमारे पास ये है क्वालिटी की, ठीक है। अगर कैड को हम यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो जो है क्वालिटी उससे अच्छी आएगी, ठीक है। अच्छा, थर्ड रीज़न जो है कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन से मुराद लेट से कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर आपका पहला फ़ेज़ सिविल में ले लेते हैं, पहला फ़ेज़ हमारे पास ड्राफ्टिंग होता है, ठीक है, सॉरी पहला फ़ेज़ हमारे पास सर्वे होता है, ठीक है, जो साइट सर्वे होता है। फिर सेकंड फ़ेज़ हमारे पास ड्राफ्टिंग होता है जिसको हम कोई भी लेआउट कहते हो। फिर थर्ड जो होता है वो हमारे पास एनालाइज होता है, फिर डिज़ाइन होता है, फिर साइट के अंदर कंस्ट्रक्शन होती है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फेजेस होते हैं। अच्छा, वहाँ पे फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपने जो डिज़ाइन बनाया आया वो साइट पर जाएगा तो साइट पे वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट होता है, तो फिर वहाँ पे जो इश्यूज़ आते हैं, तो मीन्स वो जो एक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वो वहाँ पे उस लेवल का नहीं हो सकता, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरर्स आपके साथ आ सकते हैं अगर आपने मैनुअली सिस्टम यूज़ किया हुआ है। अगर आपने कैड को यूज़ किया, कैड में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसको हम प्राइमावेरा कहते हैं, अगर किसी ने नाम सुना हो।
प्राइमवेरा बेसिकली क्या हम काम करते हैं कि लेट से हम सेवल को लेते हैं, तो सेवल में वो आपके पास एक पूरा प्लान आपको कम्युनिकेशन दे देता है, ठीक है। उसमें आपको दे देता है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट फेज़ में आपने 1 मंथ के अंदर जो है वो सर्वे करना है, ठीक है। सर्वे के अंदर आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, देन उसके बाद आपने डिज़ाइन करना है, ड्राफ्टिंग करनी है, ठीक है। तो इस सब का मकसद ये होता है कि आपके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स, ठीक है, वो एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। मींस उनका जो आपस में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो होता है वो वहाँ पे एरर्स क्रिएट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैनुअल में जाएँ तो मैनुअल में फिर आप जो हैं वो मीटिंग्स अरेंज करनी पड़ती हैं। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक डिपार्टमेंट जो है बिज़ी है वो मीटिंग में नहीं आ सकता, फिर लेट से सर्वे डिपार्टमेंट बिज़ी है और डिज़ाइन डिपार्टमेंट वहाँ पर है और एनालिसिस डिपार्टमेंट वहाँ पे है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फिर मैनुअली इंटरेक्शंस में आपके पास काफ़ी ज़्यादा एरर्स होते हैं। लेकिन अगर आपने कैड को यूज़ किया, कैड में मैंने आपको जो एक सॉफ्टवेयर की मिसाल दी प्राइमवेरा की, ठीक है, तो अगर उसको हम यूज़ करें तो उसमें आपके पास एक तो होगा हर एक डिपार्टमेंट आपस में कनेक्ट होगा, उनका कम्युनिकेशन भी बेहतरीन होगा, तो जिसका असर जो है डिज़ाइन की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो जितना आपके पास कम्युनिकेशन जो है वो गैप कम होगा तो उतना आपके पास अच्छी क्वालिटी जो है वो अचीव होगी। तो ये हमारे पास थर्ड रीज़न है, ठीक है। इसी तरह अब लास्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा, लास्ट की तरफ ये है डेटाबेस। डेटाबेस से मुराद जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैनुअली काम किया जाता है तो मैनुअली जो है लेट्स से ड्राइंग्स वगैरह को हम फाइल्स में स्टोर कर देते हैं या हम डिफरेंट ड्राइव्स बना लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। तो आपके पास बेसिकली क्या है, एक मैनुअल डेटाबेस उसको कह सकते हो कि आपने जो है कबर्ड में फ़ाइल रख दी, उसके अंदर डिज़ाइंस पड़े हुए हैं, तो आपका मैनुअल डेटाबेस है। तो उसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा एरर्स आ सकते हैं। मींस टाइम के साथ वहाँ पे वो फाइल के अंदर जो पेजेस यूज़ हैं उसकी क्वालिटी आपके पास ख़राब हो सकती है, या बार बार आप यूज़ निकालने से कुछ एरर्स उसमें आ सकती हैं। कोई भी उसके अंदर एडिशन कर सकता है, मींस एक तो उसकी सिक्योरिटी भी नहीं होती, ठीक है। तो एक ये रीज़न है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहे हो तो वो आपको एक सिक्योर डेटाबेस देता है। डेटाबेस से मुराद अक्सर आप लोगों ने कंप्यूटर इंस्टॉलेशन की होती है, ठीक है। तो जो नॉर्मली आप कोई भी लेट से कैड की मिसाल ले लेते हैं, ऑटो कैड की, ठीक है। ऑटो कैड के अंदर आपने एक ड्राइंग बनाई, फिर आप उसके ऊपर जब जाते हो सेव ऑप्शन के ऊपर, ठीक है, कि इसको मैं सेव एज करता हूँ, ठीक है। तो सेव एज करने से मुराद वो आपसे लोकेशन पूछता है कि इस फाइल को आपने कहाँ पे जो है वो सेव करना है। तो वो सेविंग से मुराद बेसिकली वो एक डेटाबेस आपके लिए क्रिएट कर रहा होता है। एक आपकी जो मौजूदा कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है, हार्ड ड्राइव के अंदर, उसके अंदर वो इस सिस्टम के लिए एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा होता है जिसके अंदर वो आपकी फ़ाइल जाके सेव हो जाती है, ठीक है। तो ये चौथा रीज़न है। और वो आपके पास सिक्योर भी होती है एंड वो आप शेयर भी कर सकते हो इजीली। उसके अंदर आप परमिशन दे सकते हो कि वो एडिटिंग हो सके या ना हो सके, ठीक है। तो वो 4 रीज़न्स बेसिकली हमारे पास मेन ये हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला रीज़न ये है कि अगर हम कैड को यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट या प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, मींस टाइम कम लगेगा। सेकंड रीज़न जो है वो हमारे पास क्वालिटी अच्छी होगी। थर्ड रीज़न जो है वो कम्युनिकेशन उस प्रोसेस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का आपस में वो एक बेहतरीन तरीके से होगा। एंड फोर्थ जो है वो डेटाबेस क्रिएट होगा, मींस स्टोरेजेस के लिए या जो भी प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे वो एक सिक्योर डेटाबेस होगा। तो ये 4 रीज़न्स जो हैं इसी की वजह से कैड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्लियर है? इज़ दैट क्लियर? शाहिद कह रहे ओके, सदीक गुड। बस 2 ही लड़के हैं? अच्छा, आज की क्लास में लड़के आई थिंक कम भी आए हुए हैं, 10 अभी तक आए हैं, ठीक है। वैसे मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये तो अच्छा था कि लैपटॉप मैंने चार्ज किया था तो उसके ऊपर आप लोगों की क्लास चले बच गई है मिस होने से।
ठीक है, गुड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने कैड को फंडामेंटल्स को डिस्कस किए, देन उसकी इंट्रोडक्शन की तरफ गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ये कैड काम कैसे करता है, एंड लास्ट जो था हमारा वो रीजंस थी, ठीक है। तो ये इस लेक्चर का पार्ट फर्स्ट था। अब पार्ट सेकंड की तरफ आते हैं, अब डिज़ाइन की तरफ हम आते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स को आपने देखने हैं, ठीक है। अब उसकी तरफ आते हैं। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कैड है क्या चीज़, कैड इस्तेमाल कैसे होता है, इसके रीजंस क्या हैं, ठीक है, वो बेसिक्स हमने पढ़ लिए। अब हम प्रॉपर इसके जो है वो फेज़ की तरफ आते हैं, प्रोसेस की तरफ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो है डिज़ाइन प्रोसेस है, ठीक है। डिज़ाइन हम जब करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसमें जो है वो कौन कौन से फेजेज़ या कौन कौन से स्टेप्स को देखा जाता है। सबसे पहला हम स्टेप क्या लेते हैं किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, थर्ड क्या होता है, ताकि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो बेहतरीन तरीके से फाइनल हो जाए, डिज़ाइन हो जाए और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो उसमें जो हमारे पास बुनियादी जो हैं वो 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पे अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन या प्रोसेस करते हो कैड को यूज़ करते हुए, ठीक है, कंप्यूटर एडेड मॉडलिंग डिज़ाइन को, ठीक है। अगर आप उसको यूज़ ना भी करो, ठीक है, जर्नल पर्पज़ के लिए, दोनों के लिए आप ये कंडीशंस फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैनुअल के लिए भी ये रूल्स हैं और आपके पास जो कैड है उसके लिए भी ये रूल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है पॉइंट रिकॉग्निशन ऑफ नीड है, ठीक है। रिकग्निशन ऑफ नीड से मुराद, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको आइडिया दें कि ज़रूरत क्या है हमारी, इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत जो है उसको पहले देखा जाता है, ठीक है। फिर पहला स्टेप ये होता है कि हमें ये प्रोजेक्ट क्यों करना है, ठीक हो गया। देन उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम जो हमारा सेकंड स्टेप है कि अब ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर क्या मुश्किलात होंगी हमें इस प्रोजेक्ट को करने में, ठीक है। अब उन प्रॉब्लम्स को हम इसमें फिर डिटेल में देखेंगे। थर्ड जो है सिंथेसिस। सिंथेसिस मींस आइडियाज़ होते हैं कि जब आप इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली स्टार्ट करोगे तो आपका मेथड क्या होगा, आपका तरीक़ाकार क्या होगा, ये मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आया वहाँ पे जो इन सब टास्क को परफॉर्म कर रहा है उसकी मेंटल एबिलिटी मींस वो कितना काबिल है, ठीक है, वो क्या आइडियाज़ ला सकता है। तो थर्ड स्टेप तो ये हो गया। फोर्थ स्टेप में हम पढ़ेंगे कि इसको हम एनालाइज़ कैसे करेंगे। एनालाइज से मुराद आप जो है ये प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर, मींस जो आपके पास स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेट से अगर ऑटोकैड है तो ऑटोकैड के अंदर आपके पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो जो आपको कहते हैं कि आपने ड्राइंग जो है इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनानी है, तो आया वो स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं, ठीक है, कि ये ड्राइंग फेल तो नहीं हो रही। देन उसके बाद फिफ्थ स्टेप जो होता है, फिफ्थ स्टेप एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन से मुराद जो आपने ऊपर बताई थी नीड्स, ठीक है, आया ये उन नीड्स को ये जो हमने डिज़ाइन किया है वो फुलफ़िल कर रही है कि नहीं, ठीक है, ये फिफ्थ स्टेप में हम देखेंगे। एंड लास्ट स्टेप जो होता है, ठीक है, लास्ट स्टेप हमारे पास फिर आ जाता है प्रेजेंटेशन का, ठीक हो गया, कि अब हमने इसको प्रेजेंट करना है। जो हमने सक्सेसफुली प्रीवियसली 5 स्टेप्स में एक प्रोजेक्ट को फाइनली और सक्सेसफुली डिज़ाइन कर लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है, उसको अब आपने प्रेजेंट करना है। जिस तरह आप लेट से क्लास में जो है एक प्रेजेंटेशन घर में बनाते हो, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट डेटा इंक्लूड करते हो, फिर उसको आके आप जो है क्लास के अंदर मल्टीमीडिया को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए प्रेजेंट करते हो। बेसिकली वो भी आपका जो है एक कैड है, एक हिसाब से, ठीक है, कैड के अंदर वो सॉफ्टवेयर भी आता है। तो लास्ट में जो है आपके पास प्रेजेंटेशन होती है। तो ये आपके पास 6 स्टेप्स होते हैं किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो रिकग्निशन ऑफ नीड है, ठीक है। तो इसमें जो है हम ये देखते हैं कि लेट से को प्रोजेक्ट स्टार्ट कर ले, फॉर एग्जांपल सिविल में लेते हैं, लेट से हमने एक एरिया में हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे हमने हॉस्पिटल को डिज़ाइन करना है। अब हॉस्पिटल को डिज़ाइन क्यों करना है, ठीक है, इसकी नीड क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो है एरियाज़ में मेडिकल फैसिलिटी इतनी नहीं है, ठीक है, लोगों को ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है, उसकी वजह से अगर कोई जो है वो पेशेंट है तो
क्योंकि पेशेंट्स के लिए टाइम इम्पॉर्टेंट होता है ट्रीटमेंट जल्दी मिलने में, ठीक है। तो उनको ट्रीटमेंट देर से मिलती है, उनको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है या कुछ ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, ये आपने उस हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने ये नीड्स बताई हैं कि इन बुनियाद की वजह से हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो मस्ट बनाना है, लाजमी बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आप डेफिनेशन में देखें तो लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन बाय समवन, समवन से मुराद जो उस प्रोजेक्ट को बना रहा होता है उसने ये रियलाइज़ किया ये प्रॉब्लम्स जो थी, दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, क्योंकि ये मसाइल वहाँ पे जो है हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। और इनके लिए जो है करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन, करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन से मुराद के वहाँ पे इन नीड्स को हल करने के लिए कुछ ना कुछ आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जो मैंने एग्जांपल आपको हॉस्पिटल की दी है तो आप इजीली इनको देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले स्टेप होता है कि हमने वहाँ पे इसकी नीड को देखना है। देन उसके बाद सेकंड के ऊपर आ जाए। सेकंड जो है फिर क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम से मुराद अब वहाँ पे लेट से मैंने आपको एग्जांपल दी हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल बनाने के दौरान कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस हो सकते हैं। मींस वहाँ पे आपको जो है वाटर सप्लाई का इशू होगा, या वहाँ पे आपको जो है कंजस्टेड एरिया है, ठीक है, वहाँ पे आपको स्टोरेज इशू हो सकता है, मींस मटेरियल लाने के लिए और मटेरियल ले जाने के लिए, या वहाँ पे लेट से आपको इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, या वहाँ पे लेट से हैवी मशीनरी आप यूज़ नहीं कर सकते, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर वहाँ पे हॉस्पिटल के लिए बेसमेंट्स वगैरह बना रहे हो तो आपके साथ जो साइड बिल्डिंग्स हैं वो इतनी क्लोज़ है कि वहाँ पे बेसमेंट बनाने से उनकी फाउंडेशंस को नुकसान पहुँच सकता है, का ख़तरा होता है, ठीक है। तो ये अब आपके पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, कि इन यहाँ पे अब आप देखें डिफिन यहाँ पे इसकी लाइंस में तो लिखा हुआ इन्वॉल्व्स अ थ्रू आउट स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। स्पेसिफिकेशन से मुराद वहाँ पे जो मसाइल हैं उनकी क्या हैं डिटेल्स, ठीक है, ऑफ आइटम्स, जो वहाँ पे आपने आइटम्स टू बी डिज़ाइन, जो आइटम आपने डिज़ाइन करने हैं, मींस बेसमेंट आपने डिज़ाइन करना है या बनाना है, ठीक है, या आपने वहाँ पे जिस किस्म की भी जो कंस्ट्रक्शन करनी है, मैं आपको कंस्ट्रक्शन एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वर्डिंग्स जो है आइटम से मुराद जर्नल वर्ड है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने जो कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट टास्क करने हैं, आपको क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेज ये होता है हमारे पास कि उनकी प्रॉब्लम्स को हमने देखना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। पहला स्टेप नीड था, ठीक है, क्यों ज़रूरत है। सेकंड में जब अब वो बनाएंगे हम तो उसके अंदर क्या मसाइल आएंगे, ठीक है, ये सेकंड है। अच्छा, थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड एंड फोर्थ जो है वो तकरीबन दोनों से एक मिलते जुलते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे कंबाइन इसको लिख दिया है, ठीक है। थर्ड जो है सिंथेसिस एंड एनालिसिस है। अच्छा, सिंथेसिस वर्ड का मतलब आइडियाज़ होता है, ठीक है। लेट्स से आपने ऊपर के स्टेज में जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है, अब उनको हल करने के लिए आपने कौन सी आइडिया यूज़ करना है या कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है या कौन सा मेथड यूज़ करना है, ताकि जो हमने ऊपर प्रॉब्लम्स को देखा है या आइडेंटिफाई करके लिखे हैं अपने पास, अब उसको मैं कैसे हल करूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब हम सिंथेसिस के प्रोसेस में देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास वहाँ पे लेट से बेसमेंट बनाना है हॉस्पिटल के लिए और आपके पास साइड बिल्डिंग्स जो हैं वो इतनी क्लोज़ हैं कि अगर वहाँ पे आप खुदाई करोगे एक्सक्यूवेशन तो उनकी फाउंडेशन गिर सकती है, तो वहाँ पे अब आप ये आइडिया करोगे कि चलो हमने पहले उनको सेव करने के लिए रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है। रिटेनिंग वॉल ऐसी RCC वॉल को कहते हैं जो आप जो है अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए साइड पे जो आपका जो बैकफिल होती है, जो आपकी साइड पे सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको रोकने के लिए जो दीवार बनाते हो, ठीक है, तो उसको रिटेनिंग वॉल कहते हैं। तो आपने ये आइडिया दिया कि चलो हम यहाँ पे पहले रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, देन उसके बाद जो है हम आगे इसके ऊपर फर्दर काम करेंगे। या लेट से सेकेंड हमारे पास वहाँ पे ये इशू आ रहा है हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के दौरान वाटर सप्लाई का, पानी का, ठीक है। तो पानी के लिए आपने ये सोल्यूशन दिया कि हम वहाँ पे वाटर टैंक्स जो हैं वो नियर बाय रोड के ऊपर जो है वो पार्क करके पाइप के थ्रू जो है वो हम पानी वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। सो दैट्स अ सिंथेसिस, दैट्स अ आइडिया, ठीक है, टू सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम, प्रीवियस आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो प्रीवियसली आपके प्रॉब्लम जो हैं वो आइडेंटिफाई जो किए उनको हल करने के लिए जो आइडियाज़ यूज़ करते हैं उसको हम सिंथेसिस कहते हैं। इज दैट क्लियर? गुड, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो? वैसे तो शॉर्ट क्लास है, 1 आवर की है।
इशू ये होता है कि ऑनलाइन में हम स्टूडेंट्स को वैसे इंटरटेन कर नहीं सकते जो क्लास में हम डिफरेंट कुछ ना कुछ जो है वो उनको इंटरेक्शन होता रहता है। तो जागे रहना है। अच्छा, दोपहर में इतना खाना नहीं खाना चाहिए कि फिर आप लोगों को नींद आएगी। शायद ये फाउंडेशन की मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी है, ठीक है। तो इसको डिटेल से जो है वो आप इसके बाद डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है। अगर आप चाहते हो जर्नली फाउंडेशंस के बारे में जानने के लिए, ठीक है, तो वहाँ भी ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो प्रीवियस प्रॉब्लम थी, चलते हैं आगे, ठीक है। प्रीवियस प्रॉब्लम थी उनको हम डिफरेंट सिंथेसिस या आइडियाज़ की मदद से जो है हमने उनका सोल्यूशन निकाल लिए। ये तो था हमारा स्टेज 3। अब इसके बाद आते हैं स्टेज 4 के ऊपर। स्टेज 4 जो है एनालिसिस है। एनालिसिस से मुराद आपने जो आइडियाज़ की मदद से सामने जो सोल्यूशन रखा है, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स का, आया वो जो है हमारे पास इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो ठीक है कि नहीं। लेट से आपने कहा कि वहाँ पे मैंने फाउंडेशन के लिए जो है रिटेनिंग वॉल का जो सोल्यूशन दिया है, अब आपको सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो रूल्स हैं, वो क्या कहते हैं कि आया ये यहाँ पर जो है इस फाउंडेशन को सपोर्ट कर सकती है कि नहीं, या प्रोजेक्ट के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो ये जब हम सिविल इंजीनियरिंग के या जो कंस्ट्रक्शंस के रूल्स हैं, ठीक है, उनकी बुनियाद के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो उसको हम कहते हैं एनालिसिस। उसको परखना, जांच पड़ताल करना, ठीक है। जो आपने प्रीवियस में प्रॉब्लम्स की जो आइडियाज़ दिए हैं, ठीक है, उनको जब आप कंस्ट्रक्शन के रूल्स के ऊपर देखते हो तो उसको हम कहते हैं एनालिसिस। क्लियर? हारिस क्यों सर दर्द कर रहा है? बहुत कंफ्यूज लग रहे हो वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था स्टेज 4 था। ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे बर्दाश्त कर रहे हो। अच्छा, आगे चलते हैं। इश्तियाक कह रहे हैं मज़ा आ रहा है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, 5th स्टेप पे आते हैं। अच्छा, 5th स्टेप के ऊपर आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन से मुराद ये, अच्छा, इवेल्युएशन जो हमारा 5वां स्टेप होता है, उससे मुराद ये होता है कि आपने अब जब प्रीवियस स्टेप्स में आपने प्रॉब्लम को देखा, उसका आइडिया निकाला, ठीक है, आइडिया फिर आपने एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने से आपको ये पता चला कि ठीक है, आप इंजीनियरिंग के या कंस्ट्रक्शन रूल्स के मुताबिक जो है अब आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मींस बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आप पहुंच गए, 4 स्टेप्स आपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब 5वें स्टेप पे आप पहुंचोगे तो अब यहाँ पे आप ये देखोगे कि आया मेरा जो पहला स्टेप था, पहले स्टेप में जो नीड थी, ठीक है, हमने जो पढ़ा था पहले स्टेप में क्या नीड थी हॉस्पिटल की, वहाँ पे एरियाज़ में लोगों को जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक। तो वहाँ पे अब हमने इसको दोबारा यहाँ पे देखना है 5वें स्टेप में कि जो मैंने सामने 4 स्टेप्स कंप्लीट करके एक प्रोजेक्ट को जो है वो मतलब डॉक्यूमेंटेशंस में फ़ाइनल कर लिया, आया ये अब लोगों की नीड पूरी कर भी रहा है कि नहीं। एवेलुएट मींस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि वहाँ पे एरिया में हॉस्पिटल की नीड है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एवेलुएट करेंगे कि वहाँ पे लोगों की कितनी नीड है। मींस लेट से 100 बेड्स की हॉस्पिटल वहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ पे जो है 200 रूम्स होने चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि एरिया की पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है। तो अब उन बेसिस के ऊपर अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आया मेरे पास जो फाइनल डिज़ाइन आ गया इसमें 100 बेड्स की गुंजाइश है या 200 रूम्स की गुंजाइश है हॉस्पिटल्स के अंदर के नहीं, ठीक है। उन बेसिस के ऊपर जो हम जिसके बारे में कंसर्न थे, अगर यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखें ना, कंसर्न वर्ड यूज़ हुए। कंसर्न से मुराद जो हम पीछे फ़िक्रमंद थे, जो हमें नीड चाहिए थी, आया वो जो उसके लिए हमने जो डिज़ाइन बनाया, ठीक है, और उसके अंदर जो हमने स्पेसिफिकेशंस थी, जो हमने सिंथेसिस की मदद से और एनालिसिस की मदद से जो है वो मींस उनको पास किया है, वो आया प्रॉब्लम जो थी हमारी उसको जो है वो हल कर रहा है कि नहीं, जो लोगों की जो डिमांड थी, इशू थी, ठीक है। तो इस 5th फेज़ में हम उसके लिहाज से देखेंगे। 4th फेज़ में तो हमने इंजीनियरिंग रूल्स की बेस पे देखा था। 5th फेज़ में हम जो नीड है जो वहाँ पे, उसके लिहाज से हम देखेंगे कि आया ये उसको जो है वो फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं, ठीक है। जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है उस एरिया के लिए उसको फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। ये आपका 5वां स्टेज है।
ठीक हो गया। एंड लास्ट स्टेज जो है, लास्ट स्टेज आपका है प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आपने एवेल्यूएट कर लिया, ठीक है, वो वहाँ पे हॉस्पिटल जो है एरिया की नीड्स को जो है वो मीन्स फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे जितनी उनको रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो अब लास्ट स्टेज आता है, फाइनल स्टेज, जिसमें अब हम उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट से मुराद जो आपने कंप्यूटर के अंदर उसका सब ये एक एक स्टेप फॉलो करके कंप्लीट किया है, अब उसकी जो ड्राइंग्स हैं उनकी जो है हार्ड फॉर्म में उनको प्रिंट करना, या उसके अंदर जो है लिस्ट और बनाना, जो वहाँ पे जो जो मटेरियल्स आपके रिक्वायर्ड है, ठीक है, प्रेजेंट करने के लिए, मींस अब इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका फाइनल स्टेज जो होता है वो बस उसको वाइंड अप करना होता है, कंक्लूड करना होता है, ठीक। तो बेसिकली ये आपके 6 स्टेप्स थे। लेक्चर तो अभी काफ़ी बाकी है लेकिन टाइम हमारे पास कम है, तो आई थिंक इतना काफ़ी होगा आपके लिए आज की, ठीक है, काफ़ी है। तो जो क्वेश्चंस थे आप लोगों के, हेलो, सदीक कह रहे आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, तो इतना काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। तो क्या क्वेश्चंस हैं? अच्छा, जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, हाँ हाँ, जी जी, बैक वॉल जो होती है आप लोगों की नॉर्मली दोनों कंस्ट्रक्शन की जो है अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शंस में होती है। रिटेनिंग वॉल का मकसद ये होता है कि पीछे जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको रिटेन करना, या पीछे आपकी जो सॉइल है उसके रिटेन करना, ठीक है। जो कि बैक वॉल जो होती है नॉर्मली, बैक वॉल आपको मॉइस्चर कंट्रोल के लिए होती है, ठीक है। अगर वहाँ पे आप नॉर्मली ये जो कैनाल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, इनको हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक बंद सा बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बैक वॉल कहते हैं। मींस वहाँ पे आप लैंडस्लाइड्स को कंट्रोल करने के लिए या फर्दर जो है सॉइल सेटलमेंट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो वॉल आप कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम बैक वॉल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन हो किसी का? वन बाय वन माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। जी जी, जी जी, बोले आप, आवाज़ आ रही है आपकी क्लियर? हाँ, अच्छा, उसके लिए होता है कि आपके एरिया में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है। लाइक किसी भी एरिया में आपका जिस तरह हैदराबाद की तरफ आपका पीडी है या सीएनडब्ल्यू वगैरह, ठीक है, जहाँ से आपकी ड्राइंग्स अप्रूव होती हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, आपके साइट विजिट्स करते हैं, ठीक है, कि आया इसकी साइट की जो बिल्डिंग है वो इफेक्ट तो नहीं हो रही। तो ये बेसिकली उन अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन किसी भी एरिया में जब होती है तो वो आपने पहले वहाँ से परमिशंस लेनी होती है अथॉरिटी से, ठीक है, वहाँ की लोग, वहाँ पे जो भी अथॉरिटी है। जिस तरह आप लोग अक्सर ये देखते हो कि पीडीए से इम्प्रूवमेंट परमिशन लेनी पड़ती है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। तो बेसिकली वो परमिशंस क्या होती हैं, उनके अंदर ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, सिर्फ ये एक फैक्टर है। इसके अलावा और भी चीज़ें देखी जाती हैं कि वहाँ पे साइट जो है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की साइट होती है ना, जहाँ पे आप मटेरियल रख रहे होते हो, आपकी स्ट्रीट्स हो गए, आपके रोड हो गए, तो और भी ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। देन इसके अलावा जो है वहाँ पे सेफ्टी वगैरह के मेजर्स भी देखे जाते हैं। तो ये सब एक पूरा परफॉर्मा होते हैं उसके अंदर, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? हमजा, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो कितने परसेंट समझ में आया है, कितना क्लियर हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है? आज की क्लास में, आज के लेक्चर में कोई इशू हो या कोई ऐसा पॉइंट हो
जो आप लोगों का क्लियर ना हुआ हो, जिसमें कन्फ्यूजन हो। ठीक है, पहले हमने फंडामेंटल्स को पढ़ा, फिर उसके बाद कैड काम कैसे करता है, इंट्रोडक्शन था, देन उसके बाद जो है डिज़ाइन प्रोसेस था। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें ईजी हैं। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप था एप्लीकेशंस का, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, इसका जो कंबाइन लेक्चर है वो मैंने पोर्टल के ऊपर जो है वो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो एप्लीकेशंस का पार्ट आज की क्लास में रहेगी वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एंड इसके ऊपर जो है डिटेल वीडियो जो है वो मैं भी अपलोड कर दूंगा। एंड ये सेशन मैंने लास्ट भी आप लोगों का रिकॉर्डिंग किया था, तो उस रिकॉर्डिंग में ये इशू था कि रॉ फाइल में जो था वो वॉइस प्ले हो रही थी, लेकिन जो ही उसको हम रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए MP4 में कन्वर्ट करते हैं तो वो फिर प्ले नहीं हो रहा था। अगर किसी को इसके बारे में कुछ आइडिया है तो थोड़ा मुझे हेल्प आउट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास भी मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो वो उसमें साउंड नहीं आ रहा था। तो ये सेशन भी मैंने रिकॉर्ड किया है, होपफुली इसमें वॉइस इशू नहीं आएंगे। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, ऐसे है कि आप मुझे जो है ये यहीं पे ईमेल मुझे लिख दो। ठीक है, ईमेल मुझे कर दो, मैं उस ईमेल में आपको फ़ाइल में भेज देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे कमेंट में अपना ईमेल लिखता हूँ। अच्छा, ये मेरा पर्सनल ईमेल है। ठीक है, इसके ऊपर और किसी ने मैसेज नहीं करना है, सिर्फ ये फ़ाइल के लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी जो मैंने प्रेजेंटेशन की स्टार्ट में आप लोगों को ईमेल बताया था, इसके ऊपर कर सकते हैं।